हेलो फ्रेंड्स, यूनाइटेड क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। चलिए 7 मई की खबरों से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की आयुष कवच एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। यह ऐप कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह ऐप कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को आयुष क्षेत्र में विशेषज्ञों से सलाह लेने में भी सक्षम बनाता है। यह ऐप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस ऐप को उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा विकसित किया गया था। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपायों और आयुर्वेदिक प्रथाओं की शुरुआत की थी। इनमें से ही एक कप्सूरा कुदीनेर है। कप्सूरा कुदीनेर को आमतौर पर श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे सर्दी, फ्लू के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध सिद्ध औषधि है। इसमें अदरक, लौंग, अजवाइन आदि सहित 15 तत्व होते हैं। आयुष द्वारा सुझाई गई अन्य पारंपरिक दवाओं में अगाथा रसायनम, कोषबंध रसायनम, कंधा कषायम, दशमूलकर्त्युमम, रसायन शिक्षा और व्याघ्रादिकस्यम शामिल है। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को मौजूदा 30 सदस्यों के साथ संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। इस समिति को पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था। 1950 के बाद यह समिति एक संसदीय समिति बन गई, जिसने एक गैर आधिकारिक अध्यक्ष के साथ लोकसभा स्पीकर के नियंत्रण में कार्य किया। 1967 में इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1967 तक इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था, जबकि 1967 के बाद से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होने लगा। केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते। कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लगभग 40 देशों ने एक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसे ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। सम्मेलन की शुरुआत यूरोपीय संघ ने की थी। अमेरिका और रूस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में चीन के राजदूत द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19, विशेष रूप से टीका विकास अनुसंधान के लिए धन जुटाना था। यूरोपीय संघ ने $1 बिलियन दान करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। फ्रांस ने $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। सऊदी अरब और जर्मनी ने $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया है। जापान ने भी $800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के योगदान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस फंड में $4.4 बिलियन वैक्सीन विकास के लिए व्यय किए जाएंगे। $2.2 बिलियन को उपचार के लिए खोज के लिए आवंटित किया जाएगा। $1.6 बिलियन को कोविड-19 के परीक्षण के लिए आवंटित किया जाएगा। इस सम्मेलन की शुरुआत यूरोपीय संघ ने की थी। यूरोपीय संघ के साथ सम्मेलन की सह मेजबानी करने वाला अन्य देश कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, जापान और सऊदी अरब शामिल हैं। 7 मई को बनाया गया सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। 1960 में इसकी स्थापना के बाद से यह 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने देश के दूरस्थ इलाकों में क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया है। BRO भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन करता है। यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है।
इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। शांतिकाल में सीमा सड़क संगठन कुछ विशेष कार्य करता है, जिनमें से ऑपरेशन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ का विकास तथा प्रबंधन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना प्रमुख है। युद्धकाल में बीआरओ के कुछ विशेष कार्य हैं, जैसे ओरिजिनल सेक्टर तथा रीडिप्लॉयड सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल का प्रबंधन करना, जिसे एलओसी कहते हैं। युद्ध प्रयास के दौरान सरकार द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्य भी इसमें सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं, भारत मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को शामिल किया। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया है। यह परिवर्तन उत्तर पश्चिम भारत के दैनिक पूर्वानुमान में परिलक्षित है। मौसम का पूर्वानुमान जम्मू और कश्मीर के पूरे उप विभाजन के लिए दिया जाएगा, न कि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए। यह परिवर्तन लद्दाख की बदली हुई स्थिति को दर्शाता है। यह पाकिस्तान को अंतर्निहित संदेश भी देता है। यह बदलाव पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के निर्णय के बाद आया है। 30 अप्रैल को पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में एक कार्यवाहक सरकार स्थापित करने और प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। 7 मई की खबरों को आज हम यहीं पे विराम देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।